मैदान पढ़ रहे थे हम लोग। मैदान में ये आपका पूरा मैदान को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला आपका भाबर आया था, तराई आया था, बांगर आया था, फिर खादर आया था। 4 भागों में बांटा। अब उसको क्षेत्रीय आधार पर, यानी क्षेत्रीय आधार पर नहीं, क्षेत्र के हिसाब से उसको बांट के देखते हैं। ठीक है, तो पूरे मैदान को देखिए आप, ऐसे बांटा गया है। ये उत्तर का विशाल मैदान, इसे कह सकते हैं हम लोग सिंध का मैदान। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं सिंध का मैदान। ठीक, उसके नीचे आएंगे तो अब ये पंजाब का मैदान हो गया। ठीक, फिर उसके इस साइड में आएंगे, ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान हो गया। ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ये आपका राजस्थान का मैदान हो गया। कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा है आपका, ये पूरा आपका राजस्थान का मैदान हो गया, ये पूरा। ठीक है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले सिंध का मैदान देखते हैं। तो सिंध का मैदान का विस्तार आप देखेंगे कि इसका विस्तार आपका सिंधु नदी घाटी में है। यानी सिंधु नदी आपका एंटर करती है ऐसे, और उसी घाटी के किनारे किनारे, यानी नदी घाटी के किनारे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सिंध का मैदान विस्तार कहाँ? सिंधु नदी घाटी में। इसका विस्तार कहाँ पे? सिंधु नदी घाटी में। इसमें आपका पूरा नदी घाटी का मतलब नदी के किनारे किनारे के जो क्षेत्र होता है उसे नदी घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा विस्तार आपका सिंधु नदी घाटी में है। और ये किससे निर्मित है? बांगर प्रदेश से निर्मित है। ठीक है, बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। पुरानी जलोढ़ का मतलब ये उसी समय की मिट्टी है जब हिमालय का जैसे पर्वतों का उत्थान हुआ था। ठीक है, तो उस समय की मिट्टी से निर्मित है। कौन सा? ये वाला, ये सिंध का मैदान। इसके भी नीचे आ जाते हैं तो पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान में देखा जाए, ये पूरा पंजाब का मैदान है आपका, पंजाब का मैदान। और ऊपर से भी आता है, थोड़ा सा यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये पंजाब का मैदान यहाँ से आप ले सकते हैं, पूरा ऐसे करके आ जाएगा। पंजाब का मैदान विस्तृत किस किस में है? पंजाब और हरियाणा, 2 स्टेटों में इसका, 2 स्टेट में ये मैदान पूरी तरह से फैला हुआ है। और पंजाब का नाम ही किस वजह से पड़ा है? 5 नदियों के बहने से। यहाँ से 5 नदियाँ होती हैं। सिंधु हो गई, सिंधु, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास, सतलज। इन 5 नदियों के बहने के फलस्वरूप इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। ठीक, और ये किससे निर्मित है? बांगर प्रदेश से निर्मित है। जैसे कि बांगर प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा था। बांगर प्रदेश का मतलब पुरानी जलोढ़। सकरी पट्टी में खादर, यानी इसमें ये मैक्सिमम पार्ट इसका बांगर से निर्मित है, लेकिन ये नदी घाटी के एक सकरी पट्टी में, यानी जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, ये नदी की घाटी है, और इसी के किनारे एक सकरी पट्टी में कुछ क्षेत्र खादर का भी पाया जाता है, जो कि नई जलोढ़ से निर्मित होता है खादर का क्षेत्र। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं पंजाब में? उससे पंजाब में बेट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखेंगे। और यहां से पंचदोआब क्षेत्र भी हमें मिलता है। पंचदोआब क्षेत्र का मतलब 5 नदियां गुजरती हैं। ठीक है, पहला आपका आ जाती है सिंधु नदी, सिंधु, ऊपर से सिंधु आती है, फिर उसके नीचे आ जाती है झेलम, फिर उसके नीचे आ जाती है चिनाब, फिर उसके नीचे आती है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास और सतलज। यानी सिंधु की 5 सहायक नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम पड़ा है। ठीक है, तो वही 5 नदियां हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां से अगर जोड़ा जाए तो सतलुज, एक सतलुज बह रही है और एक ब्यास बह रही है। उसके बीच में जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? दोआब। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यास और सतलज के जो बीच का क्षेत्र होगा, जो दोआब होगा, उसे क्या बोलेंगे? बिष्ट दोआब। ब्यास और सतलज के बीच के जो क्षेत्र है उसे बिष्ट दोआब। फिर इसी प्रकार ब्यास और सतलज, फिर ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, यानी बिष्ट दोआब, फिर बारी दोआब।
रावी और चिनाब के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में कौन सा है? रचना दोआब, रचना रावी और चिनाब। इसके बाद में चिनाब और झेलम के छाछ दोआब, चिनाब और झेलम के बीच में दोआब का जिसका नाम है छाछ दोआब। इसी प्रकार सिंध सागर दोआब, सिंध सागर आपका झेलम है और आपका चिनाब है, दोनों का मिक्स है, ठीक है। झेलम, चिनाब और सिंधु, 3 नदियों का मिक्स है ये मैदान, ठीक है। तो ये सिंध का सागर का दोआब हो जाता है। इस प्रकार ये पंच दोआब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 दोआब क्षेत्र भी पाए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विष्ट दोआब, विष्ट दोआब पूछा भी गया एग्जामों में, ठीक है। तो विष्ट दोआब आप याद रखेंगे, विष्ट दोआब याद रखेंगे और आपका इसमें सिंध सागर दोआब याद रखेंगे, बारी दोआब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं राजस्थान का मैदान आ जाता है। राजस्थान का मैदान ये देखते हैं अरावली के पश्चिम से, अरावली आपका ऐसे विस्तृत है पूरा, कहां से? यहां से पूरा ऐसे करके ऐसे है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका पूरा विस्तार है, ठीक। उसी के आप जो उसका पूर्व साइड है, सॉरी पश्चिमी साइड है, यानी पश्चिमी अरावली, पश्चिमी साइड किधर होगा? इधर है पश्चिम साइड। तो पश्चिमी अरावली से लेकर के भारत और पाकिस्तान बॉर्डर तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा? राजस्थान का मैदान। इसमें झीलें पाई जाती हैं, कौन सी? सांभर और डिडवाना है। बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। अंतःस्थलीय नमकीन का मतलब पूरा का पूरा अगल बगल भूखंड है और बीच में वो झील है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अंतःस्थलीय नमकीन झील सबसे बड़ी है पूरे भारत की, जिसका एरिया कितना है? 190 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा फैला हुआ है। डिडवाना भी वहां की एक झील है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़े खारे पानी की झील और वो भी अंतःस्थलीय। अगर देखा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपकी उड़ीसा हो जाएगी, सॉरी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछता है आपसे सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी जो जमीन से घिरी हुई झील है, नमकीन झील, उसका नाम बताएंगे तो आप सांभर बताएंगे और वो कहाँ पे है? राजस्थान में। अब एक बात, एक दिमाग में बात आनी चाहिए आपके कि यहाँ पे सांभर झील कैसे, यहाँ पे नमकीन पानी कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे झील का निर्माण कैसे हुआ? तो आप पुनः फिर अपने बैक में जाइए। हमने बताया था ये आपका वो था, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, ऊपर वाला अंगारा लैंड, ठीक है। इनके बीच में टेथीस सागर था, तो वही टेथीस सागर का ही कुछ हिस्सा माना जा सकता है कि यहाँ पे कुछ टेथीस सागर का कुछ हो सकता है। जमीन पूरी तरह से भर ना पाई हो, कुछ जगह छूट गई हो, तो उसी स्थान पे जल भरा रहा हो, उसी को हमने नाम दे दिया डिडवाना और सांभर झील, ठीक है। इसके बाद हमारा बचा अब कौन सा? गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखें छत्तीसगढ़ में ही मैदान पूरी तरह से विस्तृत है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मैदान। इसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बेसिकली आप देखेंगे ये गंगा का मैदान आपका कहां से फैला हुआ है? आप देख रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश आ जा रहा है और बिहार आ जा रहा है पूरा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल पूरा जाके ये एंट्री कर दे रही है गंगा नदी। तो गंगा नदी का सबसे बड़ा मैदान है, ठीक है। गंगा नदी का विशाल मैदान, सबसे पूरे भारत में सबसे बड़ा मैदान उसी का, गंगा नदी का। और इसी वजह से गंगा नदी के विशाल मैदान होने की वजह से यहाँ की जमीन क्या है? बहुत ज्यादा अधिक उपजाऊ है। उपजाऊ होने के फलस्वरूप आप देख रहे हैं यूपी जैसे प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा है। जहां पर जमीन अच्छी होगी वहां फसल अच्छी होगी, जहां फसल अच्छी होगी खाने के लिए व्यवस्था होगी, वहीं जनसंख्या निवास करेगी। तो इसी वजह से इस मैदान के पास में बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, यूपी जैसे प्रदेश में। तो सबसे बड़ा मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान यही आपका गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा का मैदान विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, फिर इसका पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग आपकी पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। दूसरी भाग आपका हुगली के नाम से इधर आ जाती है। एक भाग आपका उसमें बंगाल में, इधर बंगाल में चली जाती है। एक आपका पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका देखो आप इसको पश्चिमी मैदान, यानी इसका ये पश्चिम है और ये इसका पूर्व है। तो पश्चिमी मैदान में इसको क्या बोलते हैं? यानी इधर वाले मैदान को आप क्या बोलेंगे? उसे रोहिलखंड का मैदान बोलेंगे। क्या?
रोहिलखंड का मैदान, और इसके जो पूर्व का साइड का जो मैदान है उसे अवध का मैदान बोलेंगे। ये आपका अवध का क्षेत्र है, यहां से आप डिवाइड कर दीजिए 20 से, इस साइड वाला अवध का, वो वाला आपका रोहिलखंड का मैदान। ठीक, उद्गम से लेकर के अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करें, उद्गम कहां से होता है गंगा नदी का? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये होता आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ। तो उत्तराखंड के उद्गम से लेकर के जहां तक ये मुहाना बनाती है, वहां तक अगर इसको बांट के देखा जाए तो 3 भागों में इसको बांट के देखा जा सकता है। पहला, ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ये लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हो जाएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। मध्य गंगा आपका बीच वाला मैदान हो गया, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। फिर इसके बाद में आ जाता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आ जाता है पश्चिम बंगाल, लेकिन थोड़ा सा बिहार को भी ये टच करता है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी में आपका गोखुर झीलें पाई जाती हैं, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी गोखुर झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। इस गंगा नदी की जहां से उद्गम होता है और मुहाने तक में कई ऐसे स्थान होंगे जहां पर गंगा नदी बहुत गहरी होगी। और जैसे मान लीजिए हम लोग जब सागर पढ़ेंगे तो सागर में पढ़ते हैं कि गर्त है ना, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रंच जैसे स्थितियां हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, जहाँ पे गहरा होता है उसे गर्त बोलते हैं। इसी प्रकार नदियों को भी हम क्षेत्रीय हिसाब से बांट सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा नदी गहरी उसे बोलते हैं। जैसे मान लो पटना में बहुत ज्यादा गहरी है तो उसे क्या बोलते हैं? जल्ला। पटना में जिस क्षेत्र में नदी ज्यादा गहरी होगी उसे जल्ला बोलते हैं। इसी प्रकार मोकमा, ठीक है, में ताल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको क्या बोलते हैं? बिल, यानी उन्हीं गहरे क्षेत्रों को बोला जा रहा है जो गड्ढेनुमा क्षेत्र बहुत ज्यादा गहरे हैं, उनको बोला गया पश्चिम बंगाल में बिल, पटना में जल्ला, मोकमा में ताल। इसके बाद में आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान बसता है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का उद्गम कैसे हुआ? तो इसका सीधी सी बात है, यहां से आपका नदी निकली, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका कहां से प्रवेश करती है भारत में? यांग्याप दर्रा से, पढ़ा था हम लोगों ने शायद, ठीक है, यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के उपरांत तो वो बहुत सारी नदियां मिलती हैं उसमें जाके, जैसे सुबनसिरी हो गई, जिया बरेली हो गई, ठीक है, यहाँ से तीस्ता हो गई, बहुत सारी नदियां हो गई, काली नदी हो गई। ये सारी नदियां आपकी किस मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में आती मिलती हैं, दिबांग दिहांग करके। तो दिहांग तो वही नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, और वो पूरा अपने साथ साथ जो लाती है मिट्टी वगैरह, वो किनारे किनारे पूरा छोड़ देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। अगल बगल नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो जमा हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और घाटी में ही जो है इस मैदान का विस्तार हुआ है। तो ये पूरा ब्रह्म यानी नदी के पूरा किनारे किनारे दोनों साइड ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप, जैसे मान लीजिए आप लोग द्वीप पढ़ते हैं समुद्र में कि चारों तरफ उसके समुद्र होता है और एक बीच में भूखंड होता है। तो नदी द्वीप ये कोई भूखंड नहीं है, ये आपकी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत सालों से यहाँ पर जमा होती चली गई है और एक ऐसे भूखंड का रूप, भूखंड का मतलब चट्टान नहीं, एक मैदान, एक बहुत बड़ा ऊंचाई मैदान, ऊंचाई के रूप में एक मैदान का विस्तार हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ऊंचे मैदान का विस्तार हो गया है। तो उसी को हम लोगों ने दे दिया है नाम क्या? माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप। ये असम में स्थित है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। कहाँ का? पूरे विश्व का, भारत का तो है ही, अभी तो पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? सॉरी, द्वीप है माजुली द्वीप, पूरे विश्व का, ठीक है। इसी माजुली द्वीप के नाम से ही माजुली जिला भी है शायद एक कोई, ठीक है, असम ने माजुली इसको जो है माजुली जिला भी घोषित किया है। तो ये हमारे हो गए, और 2 और बचे, कौन कौन से? एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो इसको थोड़ा सा कल देख लेते हैं, गर्मी बहुत है आज।